सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। इसकी जीती जागती मिसाल है 2023 बैच की आईएफएस अधिकारी आकांक्षा जैन। अपनी पहली नियुक्ति में डीएफओ आजमगढ़ के पद पर तैनात आकांक्षा जैन ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 76वीं हासिल करके देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन ये सफलता उन्हें पहली कोशिश में नहीं मिली। लगातार 4 प्रयासों के बाद उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला और ये साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प से आगे कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज वो अपने अनुभवों के जरिए उन लाखों युवाओं को प्रेरित कर रही हैं जो यूपीएससी का सपना देख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आईएफएस अधिकारी आकांक्षा जैन के प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ रूम, मोटिवेशन इन न्यूज़। और आज हमारे साथ हैं आईएफएस आकांक्षा जैन जी। और आकांक्षा का अर्थ होता है कुछ बड़ा हासिल करना, एक उम्मीद, एक संकल्प। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी आकांक्षा का जो जीवन है वो उनके नाम को चरितार्थ करता है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल आकांक्षा का जो सफर है वो हर युवा के लिए प्रेरणा होगा जो अपने सपनों में आस्था, उम्मीद और हौसले का रंग भरना चाहता है। सबसे पहले मैम तो थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ ये सरकारी व्यवस्था का बड़ा टाइट शेड्यूल होता है टाइम देने के लिए। तो बात शुरू करें, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानेंगे, लाइक वेयर यू बोर्न एंड ब्रॉट अप, फैमिली और ये प्राइमरी एजुकेशन डिग्री क्या है, कैसा आपका सफर? जी, थैंक यू फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। मैं आकांक्षा जैन हूँ और विदिशा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, उसके एक छोटे से तहसील गंजबासदा से। और मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन वहीं पे किया है, मतलब स्कूल तक। फिर इंजीनियरिंग करा है भोपाल से और उसके बाद मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उसके बाद यूपीएससी का। और फैमिली में जैसे फादर वगैरह सर्विस में थे या मतलब? नहीं, मेरे फादर स्टेनोग्राफर थे कोर्ट में और मम्मा ऐसे ही प्राइवेटली कभी थोड़ा बहुत पढ़ाती थी। और मैं तो मोस्टली एक तरह से जैसे कहा जाए कि हाउस वाइफ थी। जी। अच्छा, मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ, आपसे भी शुरुआत इससे करना चाहेंगे कि आपके जीवन में वो कब टर्निंग पॉइंट था जब आपके दिल में एक ख्वाब पल बैठा कि इस कठिन सफर पर निकलना है, मतलब यूपीएससी करना है और इसमें जाना है? कोई चीज थी जिसने क्लिक किया होगा? जी, मैं जब 2 चीजें हैं। एक बात तो ये है कि मुझे अपने आप पे जो भरोसा था, मुझे लगता था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, ये तभी की बात है, ऐसा नहीं कि बचपन से मैंने सोचा है। जाहिर सी बात। जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और हम लोग कैंपस प्लेसमेंट की तैयारियां कर रहे थे, मेरी जॉब भी लग गई थी। मैंने जॉब प्रोफाइल देखी और मुझे लगा कि ये तो बहुत कम है, मैं समाज को इससे बहुत ज्यादा तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अपना मेरा स्तर से। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने साथ भी जस्टिस नहीं करूंगी और सोसाइटी के साथ भी जस्टिस नहीं करूंगी अगर मैं यहीं रुक गई तो। हालांकि वो भी अपना तरीका था एक करने का, लेकिन मैं किसी भी प्रोफेशन को डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हर व्यक्ति की एक कॉलिंग होती है। मुझे उस वक्त समझ आया कि शायद मेरी कॉलिंग ही नहीं है और मैं कुछ मैक्सिमम आउटपुट बेहतर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ उसी समय की बात है, जब मैं पेपर पढ़ रही थी और एक यूनिवर्स की फोटो आई थी और उसमें जब मैं सब देख रही थी, मेरे मन में कई बार अक्सर ये बात चलती रहती थी कि एक आदमी अच्छा कर भी लेगा तो कैसे बदलेगा सब कुछ। हम बोलते कि सब बदलने आए हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ रोशनी बेहतर है संपूर्ण अंधकार से। तो अपने स्तर से अपनी कुछ लौ मैं जलाना चाहूंगी। तो मैंने प्रयास किया और मेरा था कि अगर निकल जाता है यूपीएससी तो सिस्टम में रहकर बदलाव करने का प्रयास करूंगी, और नहीं भी तो मैंने सोशल वर्क में मास्टर जो किया था, तो मेरा प्रयास था कि बाहर भी, मतलब किसी ना किसी तरीके से मुझे समाज से जुड़कर कुछ काम करने का नाम था। अच्छा, ये आपका जो नाम है वो मतलब अपने आप में तो है उस मोटिवेशन के लिए आकांक्षा जो है आपके अपने सफर में, इस सफर में ये पढ़ाई से लेकर ओपीसी तक आपने अपने आप को कैसे गाइड किया, क्या मोटिवेशन रहा? ये जो सफर था पूरा मेरा, वहां से मतलब फ्रॉम जस्ट आकांक्षा टू आईएफएस आईएफएस, ये सफर बहुत ही मुश्किल था और 4th अटेम्प्ट में मैंने ये एग्जाम निकाला है। और
3 अटेम्प्ट तक मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, और वो भी मार्जिनल मार्क्स से। तो हर बार जब फेलियर प्राप्त होती थी असफलता के समय, अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट महसूस होता था। पर हर बार मैंने आत्मावलोकन किया, और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, और खुद पे भरोसा अगर खो दिया तो फिर कुछ नहीं, सब खो दिया। तो मैंने अपने आप पे भरोसा कायम रखा, और ये दृढ़ विश्वास था कि मैं कर लूंगी। इस विश्वास के साथ मैं डटी रही, और आज यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं। जी जी मैं आपका एक टॉक शो देख रहा था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही कहीं, तो उसमें आपने एक जगह जिक्र किया फियर, फेथ एंड होप। जी 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 तो एक सिविल सर्विस की तैयारी जब कोई भी करता है, मैं पर्टिकुलर यूपीएससी की नहीं बात करूं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, तो वो चाहे कोई भी युवा हो, उसके मन में वो एक बार कभी तो वो डर हावी होने लगता है। आपका इसके लिए क्या है, मतलब आपने अपनी उम्मीद को कैसे जिंदा रखा, और अब इस युवा पीढ़ी को इसके लिए क्या क्या बोलेंगे, क्या मंत्र देंगे? देखिए, डर सबको लगता है। हाँ बिल्कुल, डर वो सब एक फेमस ऐड है, बिल्कुल बिल्कुल गला बिल्कुल सबका है। सूखता है, और ये सच बात है। अगर आपको डर लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपसे क्या पता हो पाएगा या नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, दिस इज अ ह्यूमन फीलिंग। तो इससे भागे नहीं, डरे नहीं, कि डर से डरे नहीं। इसको स्वीकार करें कि ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपने आप को बेहतर तैयार करें। जैसे मैंने उस तरीके से अपने जर्नी को तैयार किया था कि मैं चाहे जो भी होगा, मेरा एंड गोल एक एग्जाम क्लियर नहीं करना था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना था, तो मैंने तरीका देखा कि अच्छा यूपीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं सभी। तो मेरा एक, जब मैंने लेंस को ब्रॉडर कर लिया, तो अपने आप वो डर कम हो गया, क्योंकि वो लिमिट नहीं रहा फिर। कि मैं तो आज शायद आपसे बात करके, अब अगर मैं कोई भी एक व्यक्ति अगर मोटिवेट होता है, तो वो भी एक भला ही काम होगा। तो इस प्रकार से आप संकुचित नहीं कर सकते किसी चीज को। तो मैंने ये इस थोड़ा सा अपना लेंस को बढ़ाया, कॉम्प्रिहेंसिव सोच रख के। और जो अभी मैंने तो आपको बताया कि खुद पे जो विश्वास था, फियर कैसे ओवरकम किया, खुद पे फेथ से, और फिर एक उम्मीद थी मुझे कि मैं कर लूंगी। और इस पे मैं उसमें जब आप बता रहे, उसमें भी मैंने बोला था कि मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कविताएं लिखती थी। तो जो शुरू करती थी कि सब कुछ अंधकार है, या मुझे कई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, पर अपने आप मैं लिखते लिखते आ जाती थी उजाले तक कि हाँ, राह तो मिलेगी। और ये जो सोच थी, उसने मुझे रास्ता दिखाया और उम्मीद जगाई। बस इसी में क्लब करके एक छोटा सा, थोड़ा सा समय लेंगे, आप तैयारी के बाबत कुछ बता पाएंगे, जैसे आपके सब्जेक्ट क्या थे? और एक बड़ा टैबू है कि जैसे कोई पढ़ के निकला तो उसने कहा कि मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। तो ये तो वैरी करता है ना, मैन टू मैन, सबकी क्षमता के ऊपर है। जी जी। आपका कोई एक आइडियल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या आप बोलना चाहेंगी जो बच्चा, जो यूथ, जो एस्पिरेंट आपको देख रहा है? देखिए, तैयारी को आप समय से नहीं नाप सकते हैं कि 18-20 घंटे। आप इंटेंसिटी से, क्वालिटी से नाप सकते हैं कि अगर मैंने आज ये 4 पन्ने पढ़े, तो मुझे उसका कितना चीज समझ में आई या याद है। और ऑल्सो उसका आउटपुट कितना निकाल सकती हूँ। जैसे यूपीएससी में आंसर राइटिंग की जाती है, बिल्कुल मेंस तो में। अगर मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं एग्जामिनर तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रही, क्यों मुझे आता है, मैं उसको कुछ अलग तरीके से लिख रही हूँ, या फिर उस समय नहीं याद कर पा रही हूँ, या उस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ, तो मेरा वो 4 किताबें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जनरली यूपीएससी में एक बहुत फेमस बात बोली जाती है कि यू शुड रीड 1 book 100 times rather than 100 book 1 time। तो मतलब ये जो भी मिथ है यूपीएससी को लेके कि इतना घंटा पढ़ना होता है, या फिर सब कुछ पढ़ना होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, नहीं, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि आपको समझ डेवलप करनी है। कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, आपको PYQs अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, सिलेबस समझना पड़ेगा, उस एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, कला, आर्ट ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जाम, आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स, ये समझना पड़ेगा। उसके अनुसार आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप गधा हम वाली जिसे कहते हैं, वो नहीं कर सकते। वो करते रहेंगे तो आपका कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मेरा भी जो शुरू के 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा था, तो मुझे अपने आप में मैंने देखती हूँ रिव्यू किया आपने कि मैं नंबर ऑफ आवर्स तो मेरे बहुत हाई थे, मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही थी समाज। जी मैम, आप बता रही थी कि जब आपका 4th अटेम्प्ट निकला तो फिर आपने खुद को रिव्यू किया कि तो सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, और ये कहना कि कम पढ़ने से भी हो जाता है, ये एक मिथ्या है। आपको समझना होगा कि
क्या किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या है, समझ डेवलप करनी है। Okay. तो मैं सभी जो अगर यहाँ पे कोई एस्पिरेंट्स हैं तो मैं यही बोलूंगी कि आप कोई आइडियल स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागे, अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिवाइस करें। आपको स्वयं उत्तर मिलेंगे अगर आप आउटपुट से मैच करेंगे, यानी कि आप खुद PYQs पढ़े देखेंगे, आप उससे कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो है। उसके अलावा मेरा अगर ऑप्शनल्स थे तो मेरे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था CSE में, और फॉरेस्ट्री में था, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी। जी, तो मतलब बेसिकली आपके कहने का कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, उसके क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी से मतलब है बेसिकली। मतलब मैंने खुद से डिवाइस किया था एक मंत्र, प्रायोरिटाइज, ऑप्टिमाइज, कंपार्टमेंटलाइज, प्रायोरिटाइज, ऑप्टिमाइज। ओके। मतलब अगर आपको एक लंबा पहाड़ चढ़ना है तो आप एक बार में पूरा ऊपर दौड़ के नहीं चढ़ सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तो आपको लगा जरा सही तो है, तो आप पहले टुकड़ों में बांटें, उसमें भी कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको चुनें और उसको भी एफिशिएंसी से करें। ये तरीका होता है किसी भी एग्जाम के प्रोसेस को देखने का। मैम, दो छोटे छोटे और सवाल, एक सेकंड लास्ट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है आमतौर पर थोड़ी सी टफ फील्ड जॉब मानी जाती है, बीइंग अ वुमन की जल जंगल जमीन से एक सीधा वास्ता होता। तो आपके लिए या मतलब महिलाओं के लिए क्या कितना चैलेंजिंग है? और ये जो आपका डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड था, आपने इंजीनियरिंग भी की है, सोशल की भी पढ़ाई की है, ये इस जॉब में आपको पब्लिक डीलिंग में या अपने फैसले लेने में कितना हेल्प कर पाता? ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज अ टेक्निकल सर्विस। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है और एनफोर्समेंट भी। हमारे पास खुद का एक फील्ड स्टाफ है जो एनफोर्समेंट करता है। तो यस, इट इज डाइवर्स, और एट द सेम टाइम इट आल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। एंड बीइंग एट दिस स्टेज जहाँ पे मैं एक अभी जैसे DFO करती हूँ, तो यहाँ पे चैलेंजेस हैं, पर मेरे ख्याल से फील्ड स्टाफ के चैलेंजेस ज्यादा है मेरी अपेक्षा। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्टर्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स, तो उन जो महिलाएं, आजकल कई महिलाएं आ रही हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट में, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो आ रही हैं और फील्ड में जा भी रही हैं। तो हमारा समाज का नजरिया बदल रहा है। इवन मैं जब सर्विस ज्वाइन कर रही थी तो मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि आकांक्षा सेफ तो रहेगा, बट उनको आइडिया नहीं था कि ये इस लेवल पे मैं रहूंगी, हेडक्वार्टर लेवल पे। बट ये हर माँ की या फिर हर समाज में सभी को ये कंसर्न होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी आपने कोई पिछले गत वर्षों में ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो ड्यूटी पे, मतलब फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड या फिर DFO। तो अभी का समय बदल रहा है और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी चैलेंजिंग है rather than कि मतलब उतना रेड कारपेट टाइप का स्मूथ नहीं है जी, लेकिन ये चैलेंजिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी एम्पावरिंग। एंड उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? मेरा ये था कि जो आपका ये डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग था, फिर आपने सोशल में भी किया, तो ये एक अधिकारी के तौर पर पब्लिक डीलिंग के लिए कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? एक्चुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड मिला इंजीनियरिंग से, और जब मैंने सोशल वर्क किया DU से, तो उस समय मुझे जिसको बोलते हैं, मुझे पब्लिक डीलिंग समझ में आई। मैंने 3-4 जगह अलग अलग जगह काम किया है, इंटर्नशिप की है NGOs में, मैंने जेल्स में काम किया है इनमेट्स के साथ। तो जब ग्राउंड में जाके मैं लोगों से मिलती थी जो पीड़ित थे, उनकी समस्या हल करना या फिर सुनना, हल तो हम क्या ही कर सकते हैं, कोशिश करते थे। या फिर कोई बच्ची स्कूल से निकल आई है, ड्रॉप आउट है, उसको समझना कि क्यों है। मतलब किताबी ज्ञान या फिर अखबारों के एडिटोरियल से निकल कर जब मैं लोगों से मिली, तो मुझे ऑन ग्राउंड रियलिटी समझ में आई कि आपका वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकता सॉल्यूशंस जब आप बात करते हैं। जैसे हम आर्म चेयर थियरीज बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो AC में कमरे में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं और ऑन फील्ड वो क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, ये सब मुझे समझ आया। तो शायद वो बहुत कुछ ट्रांसलेट हुआ मेरी आंसर राइटिंग में, और शायद वो आपको इस प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसने काफी हेल्प किया नतीजा है। और कल रोज जब लोग आते हैं ऑफिस में और मिलते हैं, तो मैं शायद कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक एम्पैथी जनरेट हुआ है उससे, और एट द सेम टाइम जो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, उससे मुझे नॉलेज या एक्सपर्टीज जनरेट हुआ है जिससे मैं समझ पा रही हूँ, फैसले लेने में 360 अप्रोच का प्रयास है कि लास्ट मैम, व्हाट इज योर मैसेज फॉर एस्पिरेंट? मतलब आई मीन टू आस्क दैट कि व्हाट
specific advice would you like to give to youth, especially young women, college going girl या women जो भी हैं from smaller towns जो आ रही हैं कि who dream of stepping into civil service of Indian Forest Service या किसी भी प्रकार की जो civil service में आते हैं, regarding their preparation strategy and mental resilience? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे प्रोसेस में, किसी भी एग्जाम को जब आप तैयारी करते हैं, कि आप स्वयं पे भरोसा, विश्वास ना खोएं। ये दोनों तरफ चलेगा। या एक तो होता है कि हम बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं बहुत ज्यादा कि हम कुछ ही नहीं कर पाते हैं। मैंने कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी देखे हैं जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अरे हमारा तो निकल ही जाएगा, हम तो कर ही लेंगे, और वो शायद गलत स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना है। यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू ऑल्सो कीप रेक्टिफाइंग योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप का सेल्फ स्वॉट एनालिसिस जिसे कहते हैं वो करते हुए, ऐसा होता है ना कि फिर आप फीडबैक देते हैं खुद को कि अच्छा अब हम कहाँ गलत कर रहे हैं, तो फिर सही करना है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इन दिस करंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, AI, देयर इज ह्यूज इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, इन्फोडेमिक बोलते हैं। मुझे लगता है कि रादर देन लुकिंग कि मैं किस सोर्स पे पढ़ूं या फिर इतना सारा, आप लोग लिमिट करें, मतलब डिस इन्फॉर्मेशन को हटाएं, लिमिट योर सोर्सेस एंड फोकस ऑन देम एंड हैव फेथ इन योर स्ट्रेटजी। आप बहुत और 100 लोगों से एडवाइस लेने के बजाय आप खुद समझें इस बात को, आप खुद देखें कि व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हेन यू, जब आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं प्रीलिम्स का, मेंस का, आप खुद रेक्टिफाई करें। जब मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, मैं इंटरेस्टिंगली ये बात बता रहा हूँ, बिल्कुल प्लीज। शुरू के 3 अटेम्प्ट पे मैं प्रीलिम्स के टाइम ना रिवीजन करती थी। 4th अटेम्प्ट में मैंने रिवीजन करने के बजाय अपने ही शुरू के 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर उठाए और समझा कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये सोचा था इसलिए ये गलती करी, आते हुए भी जो हम क्वेश्चन गलत करते बिल्कुल कर देते हैं, क्योंकि हम कई बार हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है। तो मैंने अपने आप को समझने की बेहतर कोशिश करी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको रेक्टिफाई किया, अपने आप को बेहतर समझा, एंड देन वो मैंने अप्लाई किया, तो मेरा जंप हुआ जो कट ऑफ में। तो मेरा शॉर्ट में मैसेज ये है कि अपने आप पे विश्वास रखें और बेहतर की ओर बढ़े। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी बात से कोई एक भी बंदा इंस्पायर हुआ तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल है। ऑल द बेस्ट। वो कहते हैं कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी। हम उम्मीद करते हैं कि आकांक्षा जैन अपनी प्रशासनिक अपेक्षाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर और खरी उतरेंगी, इनको बेहतर मुकाम हासिल होगा, और इनकी बताई गई बातों से अगर हमारे इस हजारों दर्शकों में से कोई एक भी एस्पिरेंट लाभान्वित होता है, इंस्पायर होता है, तो हमारा ये जर्रा सा जो प्रयास है वो हम इसको सफल मानेंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।